11 नवंबर 1994 न्यूयॉर्क में 500 साल पुरानी हाथ से लिखी एक किताब की नीलामी चल रही थी और जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े रईस लोग उस नीलामी में शामिल थे। लेकिन उस समय यह कोई नहीं जानता था कि यह किताब दुनिया की सबसे महंगी किताबों में शामिल होने वाली थी, क्योंकि उस किताब की बोली लगाने वालों में एक शख्स ऐसा भी था जो नीलामी के दौरान वहां मौजूद तो नहीं था, लेकिन वह इस किताब को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था और वह फोन के माध्यम से अपनी बोली लगा रहा था और आखिरकार 30.8 मिलियन में वह शख्स इस किताब को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। आज के हिसाब से वह रकम लगभग 400 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों, फोन पर बोली लगाने वाले शख्स थे बिल गेट्स और किताब का नाम कॉडेक्स लेस्टर। मात्र 72 पेज की 500 साल पुरानी हाथ से लिखी एक पांडुलिपि, जिसे दाईं से बाईं ओर मिरर राइटिंग में लिखा गया था। लेकिन बिल गेट्स को इस पांडुलिपि में इतनी रुचि क्यों थी? ऐसा भी क्या खास था कॉडेक्स में? दोस्तों, इस बुक में क्या खास था वो समझने के लिए आपको जानना होगा उस रहस्यमय जीनियस के बारे में जिसने इसे लिखा था, जिस व्यक्ति की पूरी लाइफ और उसके बनाए चित्र 500 सालों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच वाद विवाद का और कई अनसुलझे रहस्यों का विषय बने हुए हैं। जिसे जन्म देने वाली मां ने उसे पाला नहीं और जिस पिता ने पाला पोसा उसने उसे अपना नाम नहीं दिया, जिसके स्कूल जाने पर प्रतिबंध था, जो 2 सालों के लिए पूरी दुनिया से अचानक गायब हो जाता है और जब वह लौटता है तो वह पेंटर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर और दोनों हाथों से लिखने वाला एक सुपर जीनियस बनकर लौटता है, जिसकी जिंदगी के तार शायद 2 साल के लिए दूसरी दुनिया, एलियंस या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स या फिर पारलौकिक शक्ति से जुड़ गए थे। जिस व्यक्ति ने 500 साल पहले ही उड़ने वाली मशीनें, पैराशूट, हैंड ग्लाइडर, लड़ाई में लड़ने वाली तोपों के प्रैक्टिकल डिजाइन तैयार कर लिए थे। जिस व्यक्ति की बनाई मोनालिसा की अनसुलझी रहस्यमय मुस्कान वाली दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग उसके किए काम का एक बेहद उत्कृष्ट उदाहरण और उसकी पहचान बन गई। जी हाँ, इस महान पेंटिंग को पेंट करने वाला वो इंसान लियोनार्डो दा विंची, असाधारण प्रतिभाशाली, बेहद विशेष, विलक्षण बुद्धि वाले रहस्यमय इंसान की रोचक रहस्यों से भरी लाइफ को विस्तार से जानने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। 15 अप्रैल 1452 इटली के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उस बच्चे को जन्म देने वाली मां कैटरीना, जो एक किसान थी और अपने बच्चे को अपना नहीं सकती थी क्योंकि वह एक बिन ब्याही मां थी। लेकिन बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसके बायोलॉजिकल पिता, जो पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील और नोटरी थे, उन्होंने उसे पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी उठाई और उस बच्चे को नाम दिया लियोनार्डो। लेकिन इस नाम के पीछे पिता का नाम लगाने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि उस दौर में ऐसे नाजायज बच्चों को समाज स्वीकार नहीं करता था और ज्यादातर तो ऐसे बच्चों को लावारिस ही छोड़ दिया जाता था। लियोनार्डो का जन्म इटली के विंची नाम के एक गांव में हुआ था। उस दौर में नाम के साथ अक्सर गांव या कस्बे का नाम जोड़ दिया जाता था, तो लियोनार्डो दा विंची यानी विंची के रहने वाले लियोनार्डो। उस दौर में अवैध बच्चों को आम बच्चों के साथ स्कूली शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। लियोनार्डो भी कभी स्कूल तो नहीं गए, लेकिन कुछ बेसिक लिखना पढ़ना और कुछ मैथ उन्हें उनके पिता के छोटे भाई ने सिखाया, जो लियोनार्डो से काफी प्यार करते थे और जिन्हें नेचर में काफी लगाव था। और शायद इसी वजह से लियोनार्डो भी नेचर में काफी रुचि लेने लगे थे। उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की दुनिया को ही अपना स्कूल बना लिया था। वे घंटों पेड़ पौधों, जानवरों और आकाश में उड़ते पक्षियों का अध्ययन किया करते और उनके चित्र बनाने की कोशिश भी किया करते थे। 1486 लियोनार्डो जब 14 साल के हुए तो कला में उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें फ्लोरेंस में एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार आंद्रिया देल वेर्कियो के स्टूडियो में कला की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया, जहां लियोनार्डो ने पेंटिंग की बारीकियों के साथ साथ पत्थर और धातु की मूर्तियों को बनाना भी सीखा। लियोनार्डो ने 10 वर्षों तक यहां पेंटिंग और मूर्ति कला के अलावा कई अन्य विषयों पर स्टडी भी की। कहा जाता है कि शिक्षा पूरी होने के बाद जब लियोनार्डो का वेर्कियो के स्टूडियो से विदा लेने का वक्त आया तो वेर्कियो ने उन्हें अंतिम असाइनमेंट दिया और लियोनार्डो ने अपने इस असाइनमेंट के लिए द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की एक पेंटिंग में एक स्वर्गदूत का चित्र बनाया। क्या कहते हैं, वह चित्र इतना सुंदर था कि उनके गुरु वेर्कियो ने उसे देखकर यह कसम खाई कि अब वे जिंदगी में कभी खुद पेंटिंग नहीं करेंगे। 1476 में वेर्कियो की वर्कशॉप से विदा लेने के बाद लियोनार्डो ने फ्लोरेंस में स्वतंत्र रूप से अपने काम की शुरुआत की और इसी दौरान उनकी मुलाकात एक 17 वर्षीय मेल मॉडल जेकोपो सारेली से हुई, जो एक मेल एस्कॉर्ट भी था। अक्सर इस युवक के साथ दिखाई देने के कारण लियोनार्डो पर समलैंगिक संबंध रखने का गंभीर आरोप भी लगाया गया। गंभीर इसलिए
क्योंकि फ्लोरेंस में उस समय समलैंगिकता एक गंभीर अपराध माना जाता था और दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या व निर्वासन की सजा भी हो सकती थी। इस आरोप के कारण लियोनार्डो को कई हफ्तों तक हिरासत में रखा गया, लेकिन उनके पिता और उनके खुद के अच्छे राजनीतिक संबंधों के कारण उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि लियोनार्डो समलैंगिक हो सकते थे, क्योंकि लियोनार्डो ने ना तो कभी विवाह किया और ना ही किसी महिला के साथ उनके प्रेम संबंध होने की कभी कोई बात सामने आई। उनकी नोटबुक और रेखा चित्रों में भी पुरुष शरीर में गहरी रुचि दिखाई देती है। उसका मानना है कि शायद समाज के डर से लियोनार्डो ने यह सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। समलैंगिकता के आरोप के कारण लियोनार्डो मानसिक और सामाजिक रूप से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली, या यूं कहें कि 2 वर्षों के लिए वे बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और इन 2 वर्षों में उन्होंने क्या किया, कहाँ गायब रहे, इसका कोई भी खास जिक्र उनके किसी भी नोट्स में नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की किताब से इन 2 वर्षों के दौरान उन्होंने क्या किया वह पन्ने ही गायब कर दिए हों। वर्षों के इस अज्ञातवास से लौटने के बाद लियोनार्डो पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका सोचने का तरीका और चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका था। अब दा विंची जितने अच्छे एक चित्रकार और मूर्तिकार थे, उतने ही अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, आविष्कारक, एक गहरे विचारक और दोनों हाथों से लिखने वाले एक सुपर जीनियस बनकर लौटे थे। वे एक हाथ से लिखते हुए दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। अपनी नोटबुक में सीधा लिखने की बजाय राइट टू लेफ्ट मिरर राइटिंग में लिखने लगे थे, जो एक अजूबे से कम नहीं था। वे अब एक ऐसे गजब के कलाकार थे जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, या शायद अब वे एक ऐसे वैज्ञानिक या आविष्कारक थे जो कला की भी गहरी समझ रखता था। कला और विज्ञान को एक साथ लाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। अब वे प्रकृति में मौजूद हर चीज को बेहद बारीकी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते थे। चीजों को सीखने और समझने के लिए वे बड़े ही विचित्र तरीके अपनाते थे। लियोनार्डो ने स्वयं अपनी नोटबुक में लिखा कि मानव शरीर की रचना को बारीकी से समझने के लिए मैंने 30 से अधिक शवों का विच्छेदन किया, सभी अंगों को बारीकी से हटा और उन बारीक हिस्सों को भी अलग अलग इसीलिए निकाला गया जिनसे यह नसें घिरी होती है। स्क्रीन पर दिखने वाले सभी बॉडी स्केचेस लियोनार्डो ने ही बनाए थे। 500 साल पहले इन जनाब ने मानव शरीर में मौजूद हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और अंगों के 240 स्केचेस बनाए और इस पर 13,000 शब्द भी लिखे। मानव शरीर का इतना बारीकी से चित्रण किया जो आज की मॉडर्न साइंस के स्केचेस से सेम टू सेम मैच करते हैं, जबकि उस दौर में एक्सरे जैसी मशीन मौजूद नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने पाचन तंत्र और प्रजनन प्रणाली के कुछ चित्र भी बनाए, और खासकर इन चित्रों को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा यह केवल विंची ही जानते थे। वे इतना गहराई से सोचने लगे थे कि किसी चित्र के होठों पर मुस्कुराहट या उदासी दिखाने के लिए अब उनकी सोच केवल रंगों के तालमेल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब वे सोचते थे कि इंसान की मुस्कुराहट या उदासी लाने वाले भाव आने के पीछे चेहरे की कौन सी मांसपेशियां काम करती है। और यकीनन इसी कारण दुनिया की सबसे महंगी और फेमस पेंटिंग में से एक मोनालिसा में मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान 500 सालों से शोधकर्ताओं के लिए एक शोध का विषय बनी हुई है। इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने बाल से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल किया था। आज से 500 साल पहले ऑप्टिकल इल्यूजन और स्मोक टोन टेक्निक जैसी अनूठी शैली का इस्तेमाल कर दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसे देखने पर प्रतीत होता है कि मोनालिसा की आंखों में एक गहराई है। वह आंखें पेंटिंग देखने वाले का पीछा कर रही हैं, और उस दौर में विज्ञान और कला के संगम से ऐसा कुछ बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दा विंची को 14 साल का समय लगा इसे बनाने में, और आज 500 सालों के बाद भी आधुनिक विज्ञान में मौजूदा टेक्नोलॉजी से इस तस्वीर के हर एंगल पर अनेकों शोध होने के बावजूद भी इस पेंटिंग के कई अनसुलझे रहस्य आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। लियोनार्डो दा विंची की बहुत ही कम पेंटिंग और मूर्तियां आज तक सुरक्षित रह पाई है, क्योंकि उन्होंने सीमित संख्या में ही पेंटिंग्स बनाई थी, और उनमें से एक सबसे मशहूर पेंटिंग है द लास्ट सफर। इस पेंटिंग में प्रत्येक शिष्य की भावनात्मक अभिव्यक्ति और शारीरिक हावभाव को इतना बारीकी से चित्रित किया गया है कि जिसे देख लोग आज भी चकित रह जाते हैं। इनकी कई फेमस पेंटिंग्स में वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली एक बेहद इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इनकी पेंटिंग को सॉफ्टवेयर की मदद से एक के ऊपर एक ओवरलैप किया जाए तो उनमें यह सीक्रेट कोड मिलता है, जो शायद किसी एलियन सभ्यता से उनके कनेक्शन की ओर इशारा करता है। अज्ञातवास के बाद लियोनार्डो के बनाए चित्र अब केवल साधारण चित्र नहीं थे।
अब उनके स्केचेस में उड़ने वाली मशीनें और जटिल यांत्रिक संरचनाएं एक नए स्तर की कला और विज्ञान का एक अनूठा प्रयोग लगती थी, जो उस समय के इंसान के लिए किसी परिकल्पना सा था, क्योंकि लार्डो सैकड़ों साल बाद आने वाली टेक्नोलॉजी का चित्रण कर रहे थे और उन्हें अपने स्केचेस पर इतना विश्वास था कि जैसे भविष्य में जाकर वह स्वयं इस टेक्नोलॉजी को अनुभव कर चुके थे या देख चुके थे। वे 16वीं शताब्दी में ऐसे नक्शे बना रहे थे जैसे आज के सैटेलाइट इमेज द्वारा लिए जाते हैं। 500 साल पहले इन जनाब ने इटली का मैप कुछ ऐसे बनाया था जिसे देखकर लगता है कि सिटी के ऊपर से बनाया गया होगा। लेकिन उस दौर में सिटी को ऊपर से देखने के लिए एरोप्लेन, ड्रोन या सैटेलाइट नहीं थे। अब विंची ने इसे कैसे अंजाम दिया, ये राज तो केवल वही जानते थे। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार 1903 में किया था और हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में। लेकिन दा विंची ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसका पूरा मॉडल 500 साल पहले ही बना दिया था। और इसके लिए उन्होंने पक्षियों के उड़ने के पूरे प्रोसेस को बड़ी ही बारीकी से स्टडी किया और उनका फ्रेम बाय फ्रेम चित्रण किया। करने वाली बात यह है कि उस जमाने में उनके पास कोई भी स्लो मूव कैमरा नहीं था। लियोनार्डो ने इस फ्लाइंग मशीन के अंदर इंसान के बैठने की जगह भी बनाई थी। दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा गया था, पर लार्डो ने हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा डिजाइन 500 साल पहले ही तैयार कर लिया था। इसके अलावा लार्डो ने फड़फड़ाते पंखों से उड़ने वाली मशीन, पैराशूट और हल्के हैंड ग्लाइडर जैसे कुछ और डिजाइन भी बनाए थे, जो एयरोनॉटिक्स तथा भौतिक के सिद्धांतों पर आधारित थे। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वे इनमें से किसी को भी हकीकत का रूप नहीं दे पाए। लेकिन 26 जून सन 2000 एड्रियन निकोलस नाम के एक व्यक्ति ने विंसी के स्केचेस को देखकर एक पैराशूट बनाया और उसके बाद निकोलस ने बिना किसी सेफ्टी के 10,000 की हाइट से जंप लगा दी और वे सकुशल धरती पर उतरने में कामयाब रहे। लियोनार्डो के जीवन काल में इटली जब गृह युद्ध में गिरा था, तब लियोनार्डो ने इटली में अलग अलग सेनाओं और कमांडर्स के लिए काम किया और इस दौरान हथियारों से जुड़े बहुत से ऐसे डिजाइन बनाए जो उनके समय से सैकड़ों साल आगे के हथियार थे। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के इस रथ का डिजाइन भी 500 साल पहले बनाए लियोनार्डो के इस डिजाइन से प्रेरित लगता है, जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ हथियार लगे थे। इस रथ पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करना मुश्किल था और इसके पास आने वाला गाजर मूली की तरह कट जाता था। कछुए या यूएफओ जैसी दिखने वाली यह चीज मॉडर्न टैंक का एक प्रोटोटाइप है। इसका बाहरी कवच कछुए के खोल जैसा था और अंदर 4 आदमी बैठ सकते थे, जो चारों तरफ लगी हुई तोपों से दुश्मन पर निशाना लगा सकते थे। एक बार में 33 फायर करने वाली बंदूक बनाई, जो उस समय के हिसाब से किसी अजूबे से कम नहीं थी। लार्डो के डिजाइन की गई इस पोशाक ने गोताखोरों को पानी में गहराई तक जाकर लंबे समय तक पानी में रुकने में सक्षम बना दिया था, जो आधुनिक स्कूबा सूट का एक प्रोटोटाइप था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया का पहला रोबोट भी डिजाइन करने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसके अलावा लियोनार्डो ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स में सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न करने के बारे में भी लिखा, जो आधुनिक सोलर पावर की शुरुआत मानी जाती है। अपनी जिंदगी के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के यहाँ शाही पेंटर, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट के रूप में बिताया। उन्हें रहने के लिए इतना सुंदर महल मिला हुआ था, लेकिन लार्डो के लिखे कुछ अंतिम पन्नों से यह पता चलता है कि वे अपने अंतिम समय में काफी दुखी रहे। लियोनार्डो को हमेशा मलाल रहा कि बहुत सी पेंटिंग को वो पूरा नहीं कर पाए। से मोनालिसा भी एक थी। 1519 में 67 साल की उम्र में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में मृत्यु हो गई। लियोनार्डो का कहना था कि ज्ञान शक्ति है। वे हमेशा सीखने के प्रति एक अतुलनीय प्यास रखते थे। वे मानते थे कि प्रकृति की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और इसे समझने के लिए हमें प्रकृति का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। उनका मानना था कि कला और विज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार कला विज्ञान का सबसे उच्चतम रूप है, क्योंकि यह हमें दुनिया को देखने और समझने का एक तरीका देती है। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची अपने पीछे कई अनसुलझे रहस्य छोड़ गए। उनकी असाधारण विशेष, विलक्षण बुद्धि और सोच के स्तर का अज्ञातवास के बाद इतना बढ़ जाना एक साधारण घटना नहीं थी। क्या लियोनार्डो सच में किसी दूसरी दुनिया या एलियंस के संपर्क में थे, या उन्होंने टाइम ट्रैवल कर सैकड़ों साल बाद आने वाले भविष्य को देख लिया था, या फिर वे सारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड में मौजूद किसी केंद्र से प्राप्त करते थे? का जिक्र निकोला टेस्ला भी अक्सर करते थे,